हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्जाम क्विज़र में। दोस्तों आज के वीडियो में हम 29 मई से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों 2021-22 के कुछ प्रमुख अवार्ड देख लेते हैं। तो पहला है एबेल पुरस्कार, ये गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। तो 2022 का ये किसे दिया गया, तो ध्यान रखना है डेनिस सुलिवन को जो कि अमेरिका के हैं। और 2021 का किसे दिया गया, तो लासजेलो लोवास जो कि हंगरी के हैं। मिस यूनिवर्स 2021 कौन रही, तो हरनाज कौर संधू मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब जीता। मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता, तो ये जीता है कैरोलिना विलावस्का ने। ठीक, ध्यान रखना है दोनों आपको, मिस यूनिवर्स हरनाज कौर संधू और मिस वर्ल्ड 2021 कैरोलिना विलावस्का। प्रितिजर पुरस्कार 2022 ये किसने जीता, तो फ्रांसिस केरे ने। और दोस्तों जो प्रितिजर पुरस्कार है ये वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है और इसे वास्तुकला का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 में अगर देखें, बेस्ट एक्टर का अवार्ड रणवीर सिंह को मिला फिल्म 83 के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड कृति सेनन को मिला मिमी के लिए। और फिल्म ऑफ द ईयर जो है चुना गया है पुष्पा द राइज को। तो ध्यान रखना है ये पुरस्कार 2021-22 के हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं तो ये सभी आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं। दोस्तों यूपी लेखपाल के लिए अगर आपको ग्रामीण परिवेश की ई बुक डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ से आप यूपी लेखपाल की ग्रामीण परिवेश की ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट 2022-23 में कहां पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाने की घोषणा की। तो उत्तर प्रदेश का जो बजट हाल ही में पेश किया गया इसमें जो है वाराणसी में, उत्तर प्रदेश में जो वाराणसी है इसमें एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाने की घोषणा की गई है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश बजट 2022-23 से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर उपरोक्त तो सभी यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा कि ये जो सारी बातें ये सभी सही हैं कि बजट में मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना के लिए 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान है। ग्रीनफील्ड और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए 500 करोड़ का प्रावधान। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत जो है 1500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। और दोस्तों उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 1 ईयर की यानी साल 2021 की अगर आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। इस PDF में हमने जनवरी से लेकर के दिसंबर 2021 तक के उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को विस्तार पूर्वक बताया है। और इसके साथ ही अगर आपको उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 6 मंथ की PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और दोस्तों ये जो PDF ई बुक है इसमें हमने करंट अफेयर के साथ साथ यूपी जीके के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उसको भी कवर किया है। और अगर इसे डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको व्हाट्सएप नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी। तो ये कौन बन गई है, प्याली बसाक। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने दिल्ली के प्रगति मैदान में 2 दिवसीय भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का उद्घाटन किया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। तो नरेंद्र बत्रा ने जो हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। अगला क्वेश्चन है, सरकार ने ओलंपिक विजेता जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा को किस देश के कोर्टाने ओलंपिक प्रशिक्षण केंद्र में भेजे जाने के अनुरोध को स्वीकार कर लिया है। तो इन्हें जो है अब फिनलैंड भेजा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश की बलजीत कौर 1 महीने से कम समय में 8000 मीटर से अधिक ऊंचाई की कितनी पर्वत चोटियों को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 4 चोटियों को। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस अभिनेता को फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल में एक्सीलेंस इन सिनेमा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में सिरई लिली महोत्सव 2022 का 4था संस्करण शुरू हुआ। तो जो सिरई लिली महोत्सव है ध्यान रखना है ये कहाँ पर
जो है मनाया जाता है, तो मणिपुर का ये महोत्सव है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा। तो दोस्तों ये कल के क्वेश्चंस थे जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं से शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक उनके बिना मर्जी के काम ना कराने का आदेश जारी किया? तो ऐसा आदेश जारी किया गया है हमारे प्रदेश में, यानी उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट होगा। दोस्तों उत्तर प्रदेश में जो योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एक बड़ा आदेश जारी किया। क्या आदेश जारी किया? तो उन्होंने ये आदेश जारी किया कि प्रदेश में जो महिला कर्मचारी हैं वो जो है शाम को 7 बजे के बाद और सुबह 6 बजे से पहले बिना मर्जी के कोई भी उनसे जो है कार्यालय में काम नहीं करवा सकता। इस आदेश में योगी सरकार ने यह भी कहा कि विशेष परिस्थितियों में अगर महिला कर्मचारी को रोका जाता है तो उसके लिए लिखित परमिशन लेनी होगी। इसके अलावा महिलाओं को कंपनी की ओर से निःशुल्क वाहन उपलब्ध करवाना पड़ेगा। तो ऐसा आदेश जो है हमारे प्रदेश में जारी किया गया कि कोई भी जो महिला है, नौकरी अगर कोई महिला करती है, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो और चाहे सरकारी सेक्टर हो, तो ऐसे में क्या है कि महिला की बिना मर्जी से शाम को 7 बजे के बाद और सुबह 6 बजे से पहले उसके बिना मर्जी के काम नहीं करवाया जा सकता। अगर किसी भी परिस्थिति में उसे रोका जाता है तो ऐसे में लिखित परमिशन लेनी होगी और जिस भी कंपनी में वो काम करेगी उससे जो है निःशुल्क वाहन उपलब्ध करवाना होगा उस महिला के लिए। तो ऐसा आदेश हमारे प्रदेश में किया गया है। अब ऐसा क्यों किया गया है? तो उस महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए ऐसा जो है आदेश जारी किया गया है। ठीक, तो ध्यान रखना है आपको शाम 7 बजे के बाद और सुबह 6 बजे से पहले। अगला क्वेश्चन है, देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि कब मनाई जाती है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए 27 मई को। दोस्तों 27 मई को हर साल पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि मनाई जाती है। जो जवाहरलाल नेहरू थे, इनका जन्म कब हुआ था? तो 14 नवंबर 1889 को इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर? तो हमारे प्रदेश के प्रयागराज में इनका जन्म हुआ था। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 27 मई 1964 को नई दिल्ली में इनकी मृत्यु हुई थी। और इसी वजह से इनकी मृत्यु के दिन जो है 27 मई को हर साल पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों ये भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके साथ ही देश के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले कौन थे? तो ये भी कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ये 1947 से 27 मई 1964 तक जो है 74 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु होने तक, यानी 16 साल 286 दिन तक इस पद पर रहे। यानी जो 27 मई 1964 तक ये प्रधानमंत्री रहे, क्योंकि इस दिन जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। इस वजह से जो है फिर ये इस पद से हटे। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि सबसे लंबा कार्यकाल प्रधानमंत्री के तौर पर किसका रहा? तो जवाहरलाल नेहरू का रहा। कितना रहा? 16 साल 286 दिन का। 1920 और 1922 के बीच उन्हें महात्मा गांधी द्वारा शुरू किए गए असहयोग आंदोलन किस सिलसिले में? आंदोलन के सिलसिले में, यहाँ पर होगा आंदोलन के सिलसिले में 2 बार जेल में कैद किया गया। तो ये बात भी यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है। अगर पूछा जाए कि जो जवाहरलाल नेहरू हैं, इन्हें किस आंदोलन के चलते 2 बार जेल में जाना पड़ा, तो आपको ध्यान रखना है असहयोग आंदोलन के चलते। तो दोस्तों ध्यान रखना है कि 27 मई को जो है किसकी पुण्यतिथि मनाई जाती है? पंडित जवाहरलाल नेहरू की। इनका जन्म हमारे प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश मीडिया डायरेक्टरी 2022 के विशेष अंक का विमोचन किसने किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी सतीश महाना ने। दोस्तों 27 मई 2022 को उत्तर प्रदेश विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं सतीश महाना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? तो सतीश महाना है। तो इन्होंने जो है मीडिया डायरेक्टरी 2022 के विशेष अंक का विमोचन किया। यह मीडिया डायरेक्टरी नेशनल मीडिया क्लब की ओर से प्रकाशित की गई है। इस तरह की डायरेक्टरी का प्रकाशन पहली बार हुआ है। हालांकि दोस्तों इसका प्रकाशन पहले भी किया जा चुका है, लेकिन इस बार क्या है, इसका एक विस्तृत रूप है। यानी इस बार प्रधानमंत्री कार्यालय से लेकर के उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक समेत पूरे देश के सांसदों, विधायकों और मंत्रियों के नंबर इसमें शामिल किए गए हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के जिला स्तर के अधिकारियों, पत्रकारों समेत पुलिस वालों के कॉन्टैक्ट नंबर भी इसमें लिखे गए हैं। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि हाल ही में 27 मई को जो उत्तर प्रदेश में
मीडिया डायरेक्टरी 2022 के विशेष अंक का विमोचन किया गया। तो किसके द्वारा किया गया? तो विधानसभा जो अध्यक्ष हैं सतीश महाना, इन्होंने इसका विमोचन किया। ठीक, और मीडिया डायरेक्टरी का मतलब क्या है? तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि डायरेक्टरी का मतलब होता है निर्देशिका, यानी मीडिया निर्देशिका। यहाँ पर क्या होगा? तो इसमें जो है पूरे देश के जो सांसद, विधायक और जो मंत्री हैं उनके नंबर इसमें जो है उपलब्ध होंगे। इसके अलावा प्रदेश के जिला स्तर के जो अधिकारी हैं, पत्रकार हैं, पुलिस वाले हैं, उनके भी कॉन्टैक्ट नंबर इसमें लिखे जाएंगे। यानी ये मीडिया डायरेक्टरी होगी। सभी जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी नेता हैं, उनके नंबर यहाँ पर उपलब्ध होंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ की एथलीट समिति का अध्यक्ष चुना गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, लवलीना बोरगोहेन को। और इमेज में देख सकते हैं, ये है लवलीना बोरगोहेन, टोक्यो कांस्य पदक विजेता। ठीक, ध्यान रखना है, टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने जो है कांस्य पदक जीता था। लवलीना बोरगोहेन को IBA इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन की एथलीट समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ यानी IBA ने घोषणा की कि भारतीय मुक्केबाज और टोक्यो ओलंपिक कांस्य पदक विजेता लवलीना बोरगोहेन ने 2022 महिला विश्व चैंपियनशिप में हुए चुनाव के दौरान सबसे अधिक वोट प्राप्त किए और इस प्रकार IBA यानी इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ की एथलीट समिति के निदेशक मंडल में अध्यक्ष और एक मतदान सदस्य के रूप में ये चुनी गई। तो दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो लवलीना बोरगोहेन है इन्हें जो है अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के एथलीट समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ठीक, इनका नाम ध्यान रखना है लवलीना बोरगोहेन। और इनसे संबंधित ये क्वेश्चन भी ध्यान रखना है कि टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने कौन सा पदक जीता था? तो कांस्य पदक इन्होंने जीता था टोक्यो ओलंपिक में। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ की अगर बात की जाए यानी IBA यहाँ से आपको क्या ध्यान रखना है, इसकी स्थापना कब हुई? 1946 में। 1946 में इसकी स्थापना हुई। इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है? तो ये भी आपको ध्यान रखना है, लुसाने ये कहाँ पर है? तो ये जो है स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड में है लुसाने। तो यहाँ पर इसका मुख्यालय है। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ की जो एथलीट समिति है इसके अध्यक्ष कौन बन गई हैं? तो ये लवलीना बोरगोहेन बन गई हैं, ये ध्यान रखना है। और उसके अगर देखा जाए अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष कौन है? तो वो है उमर क्रेमलीव। ठीक, ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के पहले लैवेंडर महोत्सव का उद्घाटन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर। और यहाँ पर आप ये इमेज देख सकते हैं कि लैवेंडर जो एक पौधा होता है वो इस तरह का होता है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 26 मई 2022 को जम्मू कश्मीर के भद्रवाह में भारत के पहले लैवेंडर महोत्सव का उद्घाटन किया। केंद्र सरकार द्वारा अरोमा मिशन 2 के तहत 2 दिवसीय लैवेंडर महोत्सव 2022 आयोजित किया जा रहा है। देश का पहला नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड मेडिसिन भी भद्रवाह में बनाया जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि हाल ही में जो लैवेंडर महोत्सव है इसका उद्घाटन जो है कहाँ पर किया गया? तो इसका उद्घाटन किया गया है जम्मू कश्मीर में। और जम्मू कश्मीर में कहाँ पर? तो वो भी ध्यान रखना है, जम्मू कश्मीर के भद्रवाह में। और दोस्तों लैवेंडर क्या होता है? तो लैवेंडर एक जड़ी बूटी होती है। इसके फूल और तेल का इस्तेमाल दवा बनाने में किया जाता है। और यहाँ पर आप ये इमेज देख सकते हैं, ये लैवेंडर का पौधा होता है। इसका जो फूल होता है, इसके जो फूल और इसका जो तेल होता है, इसका इस्तेमाल दवा बनाने में किया जाता है। और दोस्तों इसका उपयोग जो है किस बीमारी में किया जाता है? तो बेचैनी हो गई, अनिद्रा हो गई, घबराहट हो गई, डिप्रेशन, तो इस सब के इलाज में जो है इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो यहाँ से आप ध्यान रख सकते हैं कि हाल ही में लैवेंडर महोत्सव का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? जम्मू कश्मीर के भद्रवाह में। दोस्तों जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो यहाँ से आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है। जैसे जम्मू कश्मीर के प्रमुख त्यौहार हैं कुछ, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो त्यौहार कौन कौन से हैं? तो यहाँ से आप याद रख सकते हैं, हेरात और पुष्कर। ठीक, हेरात हो गया और एक हो गया पुष्कर। तो ये जो है क्या है? ये त्यौहार हैं जम्मू कश्मीर से संबंधित। नृत्य एक ध्यान रखना है, जम्मू कश्मीर से नृत्य कौन सा पूछा जाता है? तो रऊफ नृत्य जो है ये कहाँ से संबंधित हो गया?
ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर से संबंधित। दोस्तों जम्मू कश्मीर से संबंधित एक क्वेश्चन आपको करंट से संबंधित ध्यान रखना है कि दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू रेस्टोरेंट जो है ये कहाँ पर बनाया गया। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू रेस्टोरेंट है। क्या है? इग्लू, ध्यान रखना है आपको, इग्लू रेस्टोरेंट दुनिया का ये सबसे बड़ा इग्लू रेस्टोरेंट है जो कि जम्मू कश्मीर के, ध्यान रखना है आपको, जम्मू कश्मीर के कहाँ पर बनाया गया? गुलमर्ग में। ठीक, गुलमर्ग में, जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में ये बनाया गया है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू रेस्टोरेंट। एक क्वेश्चन और ध्यान रखना है, देश की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत कौन सी बनी है? तो वो बनी है पल्ली। ठीक, ये क्या है? पल्ली, जम्मू कश्मीर में है। ये क्या है? पल्ली पंचायत, देश की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत। ठीक, इसके अलावा आपको जम्मू कश्मीर से संबंधित 2 योजनाएं ध्यान रखनी है कि जम्मू कश्मीर के युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए अवसर पोर्टल लॉन्च किया गया था। अवसर पोर्टल कौन सा है? अवसर पोर्टल लॉन्च किया गया था। ये देश के जो जम्मू कश्मीर के युवा हैं उनको रोजगार देने के लिए, और एक जन निगरानी ऐप लॉन्च किया गया था, योजनाओं से संबंधित है ये। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, जन निगरानी ऐप और अवसर पोर्टल। तो ये सारी बातें आपको जम्मू कश्मीर से रिलेटेड अच्छे से ध्यान रखनी है, ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, भारत के लॉन्ग जंपर मुरली श्रीशंकर ग्रीस में आयोजित 12वीं इंटरनेशनल जंपिंग मीटिंग में कौन सा पदक जीता? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, स्वर्ण पदक। और यहां पर इमेज में देख सकते हैं ये कौन है? ये है भारत के लॉन्ग जंपर मुरली श्रीशंकर। भारत के दिग्गज लॉन्ग जंपर मुरली श्रीशंकर ने 26 मई 2022 को ग्रीस में 12वीं इंटरनेशनल जंपिंग मीटिंग में 8.31 मीटर के प्रयास से स्वर्ण पदक जीता। स्वीडन के थोबियास मोंटलर और फ्रांस के जूल्स पोमेरी ने क्रमशः 8.27 मीटर के साथ रजत और 8.17 मीटर के साथ कांस्य पदक जीता। श्रीशंकर ने पिछले महीने 8.36 मीटर के जंप के साथ एक रिकॉर्ड भी बनाया और वर्तमान में राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक भी है। ठीक, अगर आपसे ये पूछा जाए, देखिए यहाँ से 2 क्वेश्चन ध्यान रखने हैं कि एक तो क्वेश्चन ये ध्यान रखना है कि ग्रीस में जो 12वीं इंटरनेशनल जंपिंग मीटिंग चैंपियनशिप आयोजित की गई उसमें जो भारत के दिग्गज लॉन्ग जंपर हैं मुरली श्रीशंकर कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। ठीक, इसके साथ ही आपको एक क्वेश्चन ये ध्यान रखना है कि लॉन्ग जंपिंग में सबसे लंबा जो रिकॉर्ड है लॉन्ग जंपिंग का वो किसका है भारत में? तो राष्ट्रीय रिकॉर्ड इन्हीं का है, मुरली श्रीशंकर, और इन्होंने जो है 8.36 मीटर की जंप की थी। उसके साथ ही इन्होंने ये रिकॉर्ड अपना बनाया था राष्ट्रीय स्तर का। ठीक, तो इनका नाम आपको ध्यान रखना है, मुरली श्रीशंकर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपनी पहली डिजिटल जनगणना की? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश। बांग्लादेश में 3.7 लाख से अधिक गणनाकर्ता, 64,000 पर्यवेक्षक और 4,500 अधिकारियों ने मिलकर 15 से 21 जून के बीच देश की पहली डिजिटल जनगणना की। यह बांग्लादेश सरकार द्वारा आयोजित की जाने वाली छठी जनसंख्या एवं आवास जनगणना। ठीक, यहां पर क्या होगा? आवास। हाँ, तो ये क्या है? बांग्लादेश सरकार द्वारा आयोजित की जाने वाली ये छठी जनसंख्या एवं आवास जनगणना है। और दोस्तों बांग्लादेश की पहली जनसंख्या एवं आवास जनगणना कब हुई थी? तो ये 1974 में हुई थी। तो यहां से आपको ध्यान रखना है कि बांग्लादेश में जो है पहली बार डिजिटल जनगणना की गई है। 15 से 21 जून के बीच में जनगणना की गई है। अब दोस्तों डिजिटल जनगणना होता क्या है? तो डिजिटल जनगणना के बारे में थोड़ा समझेंगे। दोस्तों डिजिटल जनगणना में क्या होता है कि जो कर्मचारी होते हैं उनके पास क्या होता है? उनके पास लैपटॉप, टैबलेट और स्मार्टफोन होते हैं जिसके जरिए वो डिजिटल रूप से जानकारी दर्ज करते हैं। अभी तक क्या था? अभी तक ये था कि इस प्रक्रिया में जो कर्मचारी हैं वो घर घर जाकर के दौरा करते थे, फॉर्म भरते थे और उसमें सभी जो आंकड़े होते थे वो दर्ज करते थे। लेकिन अब इसमें क्या होगा कि इसमें जो है उन्हें घर घर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। इसमें जो आंकड़े होते हैं उनका संग्रह मोबाइल ऐप और जनगणना से संबंधित गतिविधियों के प्रबंधन और निगरानी के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया जाता है जिसके आधार पर जनगणना की जाती है। ठीक, तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि डिजिटल जनगणना क्या होती है। तो ये जो जनगणना है वो मोबाइल और टैबलेट के माध्यम से की जाती है। इसमें कर्मचारियों को घर घर जाने की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें क्या है, एक एप्लीकेशन बनाया जाता है ये और एक पोर्टल बना दिया जाता है जिस पर जो लोग होते हैं वो अपने आंकड़े दर्ज करते हैं। तो ध्यान रखना है बांग्लादेश की पहली जो डिजिटल जनगणना है वो हाल ही में की गई है 15 से 21 जून के बीच में।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में द्विपक्षीय अभ्यास बोंगो सागर का तीसरा संस्करण भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, बांग्लादेश के साथ। भारतीय नौसेना और बांग्लादेश नौसेना के द्विपक्षीय अभ्यास बोंगो सागर का तीसरा संस्करण 24 मई 2022 को पोर्ट मोंगला बांग्लादेश में शुरू हुआ। अभ्यास का हार्बर चरण 24-25 मई को आयोजित होगा। 24-25 मई को ये आयोजित हुआ और इसके बाद जो है 26-27 मई तक बंगाल की खाड़ी में एक समुद्री चरण का भी आयोजन किया गया। ठीक, ध्यान रखना है ये आपको। भारतीय नौसेना के जहाज कोरा और सुमेधा अभ्यास में भाग ले रहे हैं। देखिए यहाँ से कई बातें आपसे पूछी जा सकती हैं। नंबर एक तो ये कि बोंगो सागर जो नौसेना अभ्यास है ये भारत और किस देश के बीच जो है आयोजित किया जाता है? तो भारतीय नौसेना और बांग्लादेश नौसेना के बीच। ठीक, दूसरी बात यहाँ से आपको ये ध्यान रखनी है कि 2022 में जो बोंगो सागर का तीसरा संस्करण हुआ उसमें भारतीय नौसेना के किस जहाज ने अभ्यास में भाग लिया? तो वो भी ध्यान रखना है, कोरा और सुमेधा ने। और ये जो बोंगो सागर का तीसरा संस्करण है, ये जो सैन्य अभ्यास है ये कहाँ पर हुआ? तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये पोर्ट मोंगला बांग्लादेश में इसका जो आयोजन है वो किया गया। अब दोस्तों बांग्लादेश से संबंधित आपको ध्यान रखना है, बांग्लादेश की जो कैपिटल है वो क्या है? ढाका है बांग्लादेश की कैपिटल। बांग्लादेश के प्रेसिडेंट कौन है? तो अब्दुल हामिद बांग्लादेश के प्रेसिडेंट हैं। और प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो शेख हसीना बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर हैं। और बांग्लादेश की करेंसी क्या है? तो टका बांग्लादेश की करेंसी है। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, कुल 3 पदक। 2022 इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का 12वां संस्करण बसाकशीर यूथ एंड स्पोर्ट्स फैसिलिटी इस्तांबुल तुर्की में आयोजित किया गया था। इस आयोजन में 73 देशों के 310 मुक्केबाजों ने भाग लिया। भारत के बॉक्सर निखत जरीन जो कि तेलंगाना के निजामाबाद से हैं, उन्होंने फ्लाइट वेट 52 किलोग्राम डिवीजन में स्वर्ण पदक जीता। इस जीत के साथ वह चैंपियनशिप जीतने वाले 5वीं भारतीय महिला मुक्केबाज बन गई हैं। अन्य 2 भारतीय महिला मुक्केबाज कौन सी हैं? तो मनीषा मौन, ये हरियाणा से हैं, और परवीन हुड्डा, ये भी हरियाणा से। इन्होंने 57 किलोग्राम और 63 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता है। तो भारत ने जो है कुल मिलाकर के 2022 इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 3 पदक जीते, 1 स्वर्ण पदक जीता और 2 कांस्य पदक जीते हैं। स्वर्ण पदक किसने जीता? ये नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो निखत जरीन ने स्वर्ण पदक जीता है जो कि निजामाबाद तेलंगाना से हैं। ठीक, ये ध्यान रखना है दोस्तों। यहाँ पर एक वर्ड आपको यहाँ पर दिखा है कि इसका जो आयोजन है चैंपियनशिप का, ये तुर्की में इस्तांबुल में किया गया। और इस्तांबुल से संबंधित क्वेश्चन क्या ध्यान रखना है कि टॉम ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार दुनिया का सबसे अधिक भीड़ भाड़ वाला शहर कौन सा है? तो वो है तुर्की का इस्तांबुल। ठीक, ये आपको यहां से ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस बीमारी के लिए भारत में निर्मित त्वचा परीक्षण जल्द शुरू किया जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, टीबी के लिए। स्वास्थ्य मंत्री जो मनसुख मंडाविया है उन्होंने कहा कि CTB नामक एक नया स्वीकृत भारत में निर्मित टीबी संक्रमण त्वचा परीक्षण पेश करेगा। यह लागत प्रभावी उपकरण अन्य उच्च बोझ वाले देशों के लिए भी अत्यधिक लाभकारी होगा। सामूहिकता से भारतीय मूल्यों पर आधारित एक नई पहल टीबी वाले लोगों को अपनाएं इस साल शुरू की जाएगी, जो कारपोरेट्स, उद्योगों, संगठनों, राजनीतिक दलों और व्यक्तियों को आगे आने और टीबी संक्रमित लोगों और परिवारों को अपनाने और उन्हें पोषण और सामाजिक सहायता प्रदान करने का आह्वान करेगा। तो ध्यान रखना है आपको कि CTB नामक एक नया स्वीकृत भारत में निर्मित टीबी संक्रमण त्वचा परीक्षण है। तो ये जो है किसने इसकी बात कही है? तो स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने इसकी बात कही है कि CTB नामक जो है एक त्वचा परीक्षण पेश किया जाएगा टीबी की जांच के लिए। ठीक, तो ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये थे 29 मई से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। यह है कल का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था, हाल ही में इंडियन आर्मी में पहली बार महिला अधिकारी लड़ाकू पायलट कौन बनी? इसका जो करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी था, अभिलाषा बराक। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने सही आंसर किए। ये रहा आज का क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय लेखिका कौन बनी? इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, इसे शेयर भी करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।